नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है। दरअसल किसानों के एक समूह किसान महापंचायत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह की इजाजत मांगी थी और इसी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। तो प्रदर्शन की इजाजत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है। दरअसल किसान संगठन नेताओं की तरफ से ये कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया गया था और इस याचिका को दाखिल करने का मकसद यही था कि कोर्ट इस पर कोई भी निर्णय ले सके। दरअसल कोर्ट के समक्ष जब बातों को रखा गया और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी अपनी बातों को रखा गया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई और प्रदर्शन की इजाजत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई। और चलिए जरा ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाते हैं आंदोलन पर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया। आंदोलन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस पर सामने आई। जंतर मंतर पर प्रदर्शन की किसान संगठन नेता इजाजत मांग रहे थे और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट की यह फटकार और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस दौरान तल्ख टिप्पणी की गई। पूरे शहर का दम घोटने के बाद अंदर आना चाहते हो, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। हाईवे कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, आप रास्ते कैसे बंद कर सकते हैं, यह इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल भी उठाया गया। लोगों को परेशानी में आप नहीं डाल सकते हैं, आपका अधिकार है, आप प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण, लेकिन आप दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। कानून को अदालत में चुनौती के बाद कोर्ट पर विश्वास करें, यह सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान टिप्पणी करते हुए कहा है। साथ ही अधिकारी कोर्ट द्वारा तय व्यवस्था को लागू कराएं। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कोर्ट द्वारा तय व्यवस्था लागू की जाए। समाधान जुडिशियल फोरम या संसदीय चर्चा से निकाला जा सकता है, यानी कि इस पर जो चर्चा के जरिए ही संवाद कायम किया जा सकता है, हल निकाला जा सकता है। किसान महापंचायत संगठन ने एक याचिका दायर की थी जिसके बाद कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर किसान नेता राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है, ये भी जरा सुनाते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार हमारे से बातचीत कर ले, इस मामले का समाधान करे। कोर्ट और सरकार की बात चल रही है कुछ, तो सरकार को जवाब सरकार को देना। हम तो यही है, हम तो सरकार से बातचीत करके हम तो वापसी चले जाएंगे अपने गांवों की तरफ। हाँ, और बैरिकेटिंग खोल देंगे, दिल्ली चले जाएंगे, बात मान लेंगे, वापसी चले जाएंगे। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार हमारे से बातचीत कर ले, इस मामले का समाधान करे। कोर्ट और सरकार की बात चल रही है कुछ, तो सरकार को जवाब सरकार को देना। हम तो यही है, हम तो सरकार से बातचीत करके हम तो वापसी चले जाएंगे अपने गांवों की तरफ। हाँ, और बैरिकेटिंग खोल देंगे, दिल्ली चले जाएंगे, बात मान लेंगे, वापसी चले जाएंगे। हाँ। वहीं झज्जर में प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ इस दौरान प्रदर्शन किया और साथ ही साथ इस दौरान कई चीजें किसानों के द्वारा की गई। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी भी आमने सामने नजर आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने इस दौरान हिरासत में भी लिया। इसके बाद प्रशासन और प्रदर्शनकारी आमने सामने नजर आए और साथ ही साथ तस्वीरें आपके सामने। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों की तरफ से हंगामा किया गया और किसान जब डिप्टी सीएम का विरोध करने के लिए पहुंचे, काले झंडे लेकर के पहुंचे थे किसान। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल पुलिस प्रशासन की टीम भी उस दौरान मौजूद थी। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई थी, बैरिकेटिंग की गई थी, लेकिन बैरिकेटिंग तोड़ करके आगे बढ़ना चाहते थे किसान। काले झंडे लेकर के पहुंचे थे और वाटर कैनन का इस दौरान इस्तेमाल किया गया। हरियाणा में धान की खरीद अब 11 अक्टूबर को शुरू होगी। हरियाणा में पिछले कई दिनों से किसान धान खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सभी तैयारियों के बावजूद किसानों की फसल खरीद शुरू नहीं हो पाई।
दरअसल आज से फसल खरीद शुरू होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से रातों रात भेजे गए आदेश के बाद खरीद की तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं, जिसे लेकर के किसानों में नाराजगी देखने को मिली है। खरौंडा में अनाज मंडी में पीआर धान लेकर पहुंचे किसानों को मार्केट कमेटी की तरफ से गेट पास जारी नहीं किए गए और इससे नाराज किसानों ने अनाज मंडी के एंट्री गेट को बंद कर दिया। अंबाला में किसानों को मंडी में फसल लाने का मैसेज भी मिल गया था, जिससे किसान ज्यादा खफा दिखे। अब उन्हें पता चला कि आज खरीद नहीं होगी तो किसान काफी निराश नजर आए। वहीं करनाल में भी कुछ इसी तरीके से तस्वीरें देखने को मिली। प्रदर्शन करते हुए किसान नजर आए, मार्केट कमेटी कार्यालय पर ताला जड़ दिया और ऐसी ही तस्वीरें कैथल से भी सामने आई, जहां धान की खरीद ना होने से नाराज किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय पर ताला जड़ दिया। मंडी के आड़ती भी किसानों के समर्थन में नजर आए। ये 4 अलग अलग तस्वीरें प्रदेश की ये बताने के लिए काफी हैं कि किसानों के द्वारा इस पर नाराजगी जाहिर की गई और साथ ही साथ 11 अक्टूबर से अब धान की खरीद शुरू हो पाएगी। वहीं धान खरीद में देरी को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार से सवाल पूछे हैं। अभय ने कहा कि क्या इस पर अभी तक कदम उठाए गए हैं और ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको दिखाते हैं। अभय चौटाला ने क्या कहा, 15 सितंबर से शुरू होनी चाहिए थी धान की खरीद। ये इस दौरान अभय चौटाला की तरफ से कहा गया। तारीख बढ़ाकर धान घोटाले को अंजाम दिया जाएगा, ये अभय चौटाला ने इस दौरान बड़ा सवाल खड़ा किया। फसल एमएसपी पर खरीदने की मंशा नहीं है सरकार की, यह भी एक सवाल अभय चौटाला की तरफ से किया गया। किसान एमएसपी को लेकर के अपनी लड़ाई लड़ रहा है और किसानों के द्वारा एमएसपी को लेकर के लगातार मांग की जा रही है। सरकार तुरंत धान खरीद प्रक्रिया शुरू करे, जल भराव से खराब फसलों का सरकार मुआवजा दे, यह भी इस दौरान अभय चौटाला की तरफ से कहा गया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से बातचीत की और सरकारी योजनाओं के संबंध में फीडबैक लिया और योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की बात भी की है। और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, आगे वो भी आपको बताएं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं से संपर्क करना है। आज हरियाणा प्रदेश का युवा मोर्चा माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद आभार करने आया था, क्योंकि जो पिछले 50 वर्षों में हरियाणा में नहीं हुआ कि युवा की आस टूट चुकी थी, शिक्षा के अध्ययन से दूर हो चुका था। लेकिन जब आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने 2014 में मुख्यमंत्री की कमान संभाली तो हरियाणा प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि बिना और पर्ची और खर्ची के नौकरियां मिली। नौकरियां कैसे मिली? नौकरियां मेरिट के आधार पर मिली, योग्यता के आधार पर मिली। लेकिन इससे पिछली सरकारों में क्या होता था, जो मुख्यमंत्री के करीब होते थे या जिनकी जेब गर्म करने के लिए हमारे माता पिता के पास पैसे होते थे, वो युवा साथी नौकरी लग जाते थे और जो मेरिट में आते थे और योग्य थे वो नौकरी नहीं लगते थे। लेकिन जब से आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने यह कमान संभाली, बिना पर्ची और खर्ची के नौकरियां मिली योग्यता के आधार। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी में दिल्ली में कांग्रेस ने उपचुनाव की रणनीति को लेकर के चर्चा की। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष की तरफ से अपनी बातें रखी गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के साथ ही प्रभारी विवेक बंसल भी शामिल हुए। बैठक के बाद जानकारी देते हुए विवेक बंसल ने बताया कि कांग्रेस ने टिकट के दावेदारों से 4 अक्टूबर तक आवेदन मांगे हैं और पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को उपचुनाव होगा, तो वहीं 2 नवंबर को वोटों की काउंटिंग भी की जाएगी। हम सब लोगों ने, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, उपचुनाव की घोषणा हो गई है और अब हम लोगों को अपना प्रत्याशी का चयन करना है और जो हमारे शीर्ष नेता हैं उन सब के साथ हमने यहाँ विचार विमर्श किया, आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, चयन की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। और उस संदर्भ में हमने आवेदन के लिए जो भी प्रत्याशी वहाँ से लड़ना चाहता है उनसे आवेदन मांगे हैं और 4 तारीख उसकी निश्चित की है। तो उसके बाद जैसे ही हमें वो प्राप्त होंगे, उस पर हम ख़ास तौर से प्रदेश अध्यक्षा जी और हमारे जो CLP के नेता हैं आदरणीय हुड्डा जी,
हम तीनों बैठेंगे और उस पर आम सहमति से वो उसका चयन होगा। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये चुनाव हम पूरी गंभीरता के साथ, ये ज़रूर है कि सरकार है उनकी, पर लेकिन उसके बावजूद हम लोग भी प्रतिबद्ध हैं कि मजबूती के साथ और अपने प्रत्याशी को जिता के इस चुनाव में हम लोग विजयश्री प्राप्त करें। तो ये समझ नहीं आता, ये बड़ी अचंभे की बात है कि आपने कृषि कानून को लेके आपने अपना इस्तीफा दिया विधानसभा से। क्या वो स्थिति बदल गई है? क्या कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं जो पुनः जो माननीय अभय सिंह चौटाला जी दोबारा चुनाव मैदान में कूद रहे हैं? तो या तो ये जनता में एक ख़ास तौर से एक जनता में एक वाहवाही लूटने की बात थी क्षणिक समय के लिए, और अगर ऐसा नहीं था तो उन्हें मैदान में नहीं आना चाहिए। या तो संकल्प लें कि जब तक कृषि कानून नहीं हम वापस ले लेते, करा देते, तब तक हम विधानसभा में नहीं जाएंगे। ये मेरी समझ से बाहर है कि कैसे, क्या है, क्यों ये इन्होंने इस्तीफा दिया और क्यों अब चुनाव पुनः लड़ने आ रहे हैं। और वहीं ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए बीजेपी ने सुभाष बराला को प्रभारी बनाया है और उपचुनाव को लेकर बराला ने कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से अपनी तैयारी में है। कार्य समिति की बैठक के बाद उम्मीदवार का ऐलान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनाव विकास के नाम के ऊपर लड़ा है। ये चुनाव भी, क्योंकि हमारी केंद्र में सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, इन दोनों ही सरकारों ने जो काम किए हैं, जनहित के काम किए हैं, गरीब कल्याण के काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, पारदर्शिता हमारी सरकार में आई है। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम लोग चुनाव में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े गढ़ों को ढाने का काम किया है और पहले भी किया है, भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के गढ़ ढा करके और अपना किला मजबूत करने का काम भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी का मनोबल राष्ट्रीय स्तर पे कहीं, प्रादेशिक स्तर पे कहीं, एक तो जीरो होता है, एक माइनस में होता है। आज इस पार्टी को लीड करने वाला प्रदेश से लेकर के और देश और ऐलनाबाद से लेकर के वहाँ के गांव कहीं कोई दिखाई नहीं देता जिस पार्टी का बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक कहीं कोई कार्यकर्ता नेता मजबूती के साथ मैदान के अंदर डटने की हिम्मत ना रखता हो, वो पार्टी किस प्रकार से सीट जीतने का दावा कर सकती है? मुझे तो ये हास्यास्पद बात लगती है। खबरें जारी हैं, लेकिन यहां एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि फोटोनिक हेम पुष्पा। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर जाम ने छुड़ाए लोगों के पसीने। सरहौल बॉर्डर पर 5 किलोमीटर लंबा जाम, पिछले 2.5 घंटे से फंसे लोग। आपने पूरे शहर का खोट दिया दम, जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मांग रहे किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। कहा विरोध करने का अधिकार, लेकिन दूसरों की संपत्ति नहीं कर सकते नष्ट। धान खरीद शुरू न होने पर कई जिलों में किसानों का प्रदर्शन। किसान संगठनों ने कल सांसदों और विधायकों के आवाज घेराव की दी चेतावनी। केंद्र के निर्देश के बाद 11 अक्टूबर से शुरू होगी खरीद। अंत्योदय का सपना साकार करने में युवा निभाएं भूमिका। युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से रूबरू हुए मुख्यमंत्री। परिवार पहचान पत्र योजना में योगदान का किया आह्वान। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने दावेदारों से मांगे आवेदन। 4 अक्टूबर तक आवेदन जमा करने की डेडलाइन। दिल्ली में विवेक बंसल की अगुवाई में हुई हरियाणा कांग्रेस की बैठक। रिटायरमेंट के दिन HSIDC अधिकारी को रिश्वत लेना पड़ा भारी। मानेसर में विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। बिल पास कराने के लिए ठेकेदार से लिए थे 10,000 रुपए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की कल है इस वक्त चर्चा का मुद्दा बनी हुई है और इस पर पार्टी के नेताओं की तरफ से अपनी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अब लगातार इसको लेकर के चर्चा की जा रही है, मंथन करने की जरूरत भी है और कांग्रेस का विघटन देश हित में नहीं है। मेरे साथ हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता। सर, जिस तरीके के हालात कांग्रेस में बने हुए हैं, आप सब लोग ट्वीट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई जाए। हमला भी हुआ उनके घर पे। मैंने ये कहा है कि जिस प्रकार से अलग अलग जगह में कांग्रेस का विघटन हो रहा है, ये देश के हित में नहीं है और इसके लिए तुरंत जो है इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पे पार्टी को मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये गहरी चिंता का विषय है। सर, जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह चले गए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा लगता है पार्टी को बुजुर्ग लोगों की ज़रूरत नहीं है और जो नए लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं कि फ्यूचर नहीं है। इनको कैसे देखते हैं? मैंने अपनी बात बता दी। कैप्टन साहब का अपना विचार है, सबके अपने अपने विचार। मैंने जो अपनी चिंता थी, गहरी चिंता जाहिर कर दी। सर, आपने कहा कि इसका नुकसान होना कांग्रेस का, डेमोक्रेसी का नुकसान, देश के हित में नहीं है। ये कह चुका हूं, देश के हित में नहीं है। देश के हित में नहीं। जिस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई दी, देश के हित में नहीं है। और जिस प्रकार का प्रदर्शन कपिल सिब्बल के सामने किए और ऑर्केस्ट्रेट जो हुगलिज्म है, वो कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। कोई विचारों का अंतर हो सकता है तो ये सारी बात पार्टी के अंदर ही करनी चाहिए। ये तो समस्या होगी, समाधान क्या है? तो ये साफ तौर पर हुड्डा साहब कहते हुए कि कांग्रेस का विघटन होना देश के लिए लाभदायक नहीं है, नुकसानदेह है, क्योंकि जाहिर है अगर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका रही है। मैं राहुल गौतम, दिल्ली से, इंडिया न्यूज। वहीं कलह पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की फजीयत तो हो रही है। कई नेता इसका बचाव करने में जुटे हैं और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का इस पर क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए। की बात नहीं है, पार्टी की अंदरूनी बातें होती हैं और हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। अंदर बहुत सी बातें होती हैं, मुद्दे उठते हैं और उनको एड्रेस कर लिया जाता है। ये हर पार्टी में होता है। इस सारे मसले पर, क्योंकि हमारी पार्टी का अंदरूनी विषय हैं, गंभीर विषय हैं, इन विषयों पर कांग्रेस ऑफिशियल हमारा जो स्पोक्स पर्सन है वो कमेंट करेंगे। मैंने जैसे कहा कि इन ऐसे मसलों पर कांग्रेस का एक हमारे ऑफिशियल जो स्पोक्स पर्सन रहते हैं वो कांग्रेस का आधिकारिक वक्तव्य वो देंगे आपको। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर नागरिक के उत्थान के लिए संकल्पित है और समाज का हर वर्ग बराबरी पर पहुंचे, इसी बात के मद्देनजर विभाग तमाम योजनाओं के माध्यम से लोगों का आर्थिक उत्थान कर रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से हरियाणा सरकार ने ये स्कीम चला रखी है। जो परिवार का कोई सदस्य अगर रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाता है तो उस परिवार को सांत्वना देने के लिए 1 लाख रुपए की राशि आज हमने हमारे ज़िले में वो वितरित की है लगभग 97 लाभार्थियों को। हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।